पर दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है वो है छंद। तो दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं उसका प्रकरण क्या रहेगा, छंद रहेगा और ये हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना होने वाली है। तो दोस्तों बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। और दोस्तों आज की पाठ्य योजना आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य जानकारी जैसे कि आपको पता होगी कि ये जो डिटेल्स है आपको ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें आपको भरनी होती है जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हो, तब ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। उसके बाद देखिए कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना। दो उद्देश्य होते हैं, एक तो सामान्य एक विशिष्ट। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य देखिए छात्रों को हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में व्याकरण के प्रति नियमों का ज्ञान करवाना। चारों कौशलों का ये देखिए महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है सामान्य उद्देश्यों में कि बच्चों के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन जो चारों कौशलों का है बच्चों में विकास करना, शुद्ध भाषा बोलने और लिखने की रुचि उत्पन्न करना, पाठ्यपुस्तक में आए छंद युक्त शब्दों का ज्ञान प्रदान करना। तो ये सभी हो गए सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से रिलेटेड हैं। उसके बाद देखिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। देखिए विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना आपको कि प्रकरण से संबंधित, प्रकरण को टारगेट करते हुए जो उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें पहला देखिए छंद आज हम पढ़ेंगे, तो छंद से रिलेटेड जो हमारा प्रकरण होगा वो है छंद का परिचय देना, छंद शब्दों को परिभाषित करना, यानी छात्र छंद को परिभाषित कर पाएंगे और छंद को जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे या प्रयोग में ले सकेंगे। तो ये हो गया हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देख शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, तो ये ध्यान रखिए कि शिक्षक को पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता लेते हैं वो सभी सहायक सामग्री कही जाती है। तो इसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतिका जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, और श्यामपट्ट हो गया। उसके बाद एक चार्ट पत्र का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट पत्र का प्रयोग करना व्याकरण की पाठ्य योजना में ज़्यादा उचित माना जाता है। इसमें आप छंद के जितने भी प्रकारों को है, जैसे यहाँ छंद के प्रकार लिख के उनका डिवाइडेशन करके एक चार्ट पत्र भी आप ले जा सकते हो। इसमें थोड़ा डिटेल से आप समझा पाओगे तो बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जब चार्ट का प्रयोग करते हुए देखते हैं तो उसमें ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है लेसन प्लान में। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, जो अगला बिंदु है वो पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में जब पाठ्य योजना छात्र अध्यापक जो पढ़ाना चाहता है, अब बच्चों से उस विषय के बारे में कुछ पूर्व में क्या जानकारी है, उसके बारे में कितना जानते हैं, वो जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो सभी छात्र छंद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है बिंदु प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न है वो अहम भूमिका निभाता है पाठ्य योजना में। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, इसमें ये ध्यान रखना आपको दो कॉलम बनाने हैं। जो एक है तो छात्र अध्यापक का क्रिया जिसमें छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, दूसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया, इसमें छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बच्चों हमें अक्षर का ज्ञान कहाँ से होता है, तो अक्षर का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, तो वर्णमाला से होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। तीसरा प्रश्न, स्वर एवं व्यंजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वो शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, शब्द वाक्य का क्रम मात्रा का गणना का नियोजन किसके माध्यम से होता है, तो मात्रा के गणना एवं वाक्यों का क्रम जो निर्धारित होता है। तो बच्चे इसमें संभावित उत्तर दे पाएंगे क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है। बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो संभावित उत्तर दे पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप नहीं देने के कारण यह प्रश्न हो जाता है समस्यात्मक। उसके बाद आता है छात्र अध्यापक करता है। फिर अंतिम बिंदु है वो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक ये प्रस्तुत करता है कि आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे इस प्रकार। कहना ही उद्देश्य कथन कहलाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो छंद आज हमारा पाठ है उसके संबंधित हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहना ही उद्देश्य कथन कहलाता है। और उसके बाद होता है जो अगला बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पाठ्य योजना में सर्वोपरि माना जाता है, वो है प्रस्तुतिकरण, यानी पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना या बच्चों के सामने पाठ को रखना। इसमें छंद पढ़ा रहे हैं तो छंद की पहले परिभाषा बच्चों को देंगे कि हिंदी भाषा में अक्षर
एवं अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति, गति इत्यादियों से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियंत्रित पद रचना ही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो ये पहले हम उसका एक परिभाषा निर्धारित करते हुए परिभाषा बताएंगे बच्चों को, और उसके बाद छंदों के प्रकार। और छंदों के प्रकार जैसे 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक एवं मुक्त छंद। इसमें एक छात्र अध्यापक कथन के नाम से एक कॉलम होता है जिसमें छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनको अपने नोटबुक में लिखते रहते हैं। एक होता है श्यामपट्ट का। श्यामपट्ट में इसी में से जो मोस्ट बिंदु है वो श्यामपट्ट पर बच्चों के सामने लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मात्रिक, तीनों पार्ट हो गए इसके, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। अब तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि मात्राओं के आधार पर रचा गया छंद कहलाता है मात्रिक छंद। वैसे ही वर्णों के आधार पर रचा गया छंद कहलाता है वो वर्णिक छंद। वैसे ही तीसरा जो बिंदु है उसमें वर्णों एवं चरणों की असीमित असमानता एवं स्वच्छंद गति, भावानुकूल यानी भाव के अनुकूल यति विधान की मुक्त छंद ही क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। तो ये परिभाषाएं हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बच्चे को देते रहे। उसके बाद देखिए इसके अंगों के बारे में बात कर लेते हैं कि छंद के कौन कौन से अंग हैं, यानी इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो इनके चरण एवं पाद के बारे में, वर्ण एवं मात्रा, यति, गति, तुक एवं गण एवं अंश, ये सभी इस छंदों के अंग कहे जाते हैं। इसमें वही चीज़ें हैं, श्यामपट्ट में आपको इन छंदों को एक एक करके ऐसे नाम इनका लिखना है अंगों का। और छात्र अध्यापक वो छात्र क्रिया में इसमें छात्र ओनली ध्यानपूर्वक सुनेगा और इन चीज़ों को ऐसे कैसे यहाँ पे नोट करता रहेगा, क्योंकि छात्र अध्यापक इन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता भी रहेगा। अब ये चीज़ें इनके अंग हमने बता दिए, तो इनको देख भी लेते हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार से इनको पहचाना जाता है। तो पहला अंग है इसका चरण एवं पाद। तो चरण एवं पाद क्या होता है? तो वर्णों में प्राय 4 पंक्तियाँ होती है। सामान्य हम 4 ही पंक्तियाँ देखने को मिलती है। छंद की एक पंक्ति का जो नाम होता है वो पाद होता है, उसी को ही चरण कहा जाता है। लेकिन कुछ छंद हैं उनमें देखा जाता है तो 6 भी चरण देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, मोस्टली 4 ही मिलते हैं। छंद का पहला व तीसरा, देखिए छंद जैसे 4 लाइन है ये, इसमें ये पहली और ये तीसरी, ये दोनों लाइन है ये कहे जाते हैं विषम चरण, और दूसरी और ये चौथी, ये 2 लाइनें कहेंगी सम चरण। तो ये चीज़ें आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद देखिए मात्रा एवं वर्ण। तो मात्रा के भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर एवं ह्रस्व एवं दीर्घ। कौन से होते हैं? ह्रस्व एवं दीर्घ, यानी छोटा एवं बड़ा हम इसे कह सकते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहे जाते हैं। तो मात्रा कैसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगे, जैसे ए में थोड़ा कम समय लगा, आ में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, इस प्रकार से ये ह्रस्व एवं दीर्घ कहे जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं ह्रस्व कौन कौन से हैं, दीर्घ कौन से। अरे एक बात ये भी ध्यान रखें, ह्रस्व को लघु इसमें कहा जाता है और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये अन्य नाम है। सामान्य हम ह्रस्व बोल देते हैं, लेकिन छंद में हम ह्रस्व को क्या बोलेंगे? लघु वर्ण, एवं जो दीर्घ वर्ण होता है उसे कहेंगे हम गुरु वर्ण। तो ये चीज़ें आपको बच्चों को डिटेल से बतानी है। उसके बाद यति क्या होती है? तो छंद उच्चारण में के मध्य में जो और अंत में जो समय लगता है उसमें जहाँ विराम लिया जाता है वो विराम को ही यति कहा जाता है। और गति किसे कहे? गति एक प्रवाह को कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखें, छंदों में एक लय को गति कहा जाता है। जैसे लय में गति होती है, एक प्रवाह होता है, उसे ही हम गति का कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है इसमें तुक। ये शब्द जैसे ये चारों चरण हैं, इन चारों चरण में यहाँ पे जो तुकबंदी होती है इसे ही क्या कहते हैं? तुक कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं तुकांत है, ये श्लोक तुकांत है, तो वो तुक अंत में, यानी दोनों का जैसे रखा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तुका, इस प्रकार से मतलब इनको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए चौपाई क्या होती है, दोहा क्या होता है, ये भी सामान्य जानकारी आप बता सकते हो कि प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती है, तो वो चौपाई कही जाती है। और दोहा किसे कहा जाता है? जैसे विषम जो वर्ण होते हैं उनमें क्या है कि 13 मात्राएं होती है, और पहला और दूसरा जो सम चरण होते हैं वो दूसरा और चौथा, उसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 11। तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि तब वो दोहा कहा जाता है। हो सके तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हो। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, जब बच्चे को ये सारी चीज़ें आपने बता दी तो इससे संबंधित बच्चों में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न क्या होते हैं
कि बच्चों से ये पूछा जाता है कि अब बच्चों में इतना पढ़ने के बाद कितना ज्ञान हुआ। ये ज्ञान को जानने के लिए ही बोध प्रश्न किए जाते हैं। इससे बच्चों का अभ्यास भी हो जाता है, इसलिए ऐसा अभ्यास प्रश्न भी कर देते हैं। पहला प्रश्न, वह भाषा तत्व जिसमें वर्णमाला के अक्षरों की गणना, क्रम आदि का नियोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे छंद कहते हैं। बच्चों ने ये पढ़ लिया है। छंदों में लय, जो लय होती है, छंद में लय पढ़ने का एक तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उच्चारण में मध्य व अंत में जो विराम होता है यानी रुकते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती है? गति, वो यति कहलाती है। छंद में 2 अंगों को नाम बताइए, यानी छंद में जो अंग बताए थे उनमें से किसी 2 अंगों के नाम बताइए, तो तुक एवं मात्रा। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जो किए जाते हैं वो संपूर्ण विषय वस्तु से रिलेटेड प्रश्न किए जाते हैं। इसमें जो अब तक जितना भी पाठ हमने पढ़ा है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ दी है उससे संबंधित हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। जैसे सही उत्तर का चयन करें, इसमें छंदों के प्रकार यानी भेद कितने हैं ये जानना। तो इसमें 5, 6, 3, 8 तो हमने पढ़ा है। तो छंदों के 3 भेद होते हैं। इसमें मात्रिक होता है, वर्णिक होता है और मुक्त छंद होता है। दूसरा प्रश्न, कौन से छंद में मात्राओं की गणना होती है? तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। मात्रा के आधार पर वर्णों का प्रकार 2 प्रकार हैं, स्वर एवं और ह्रस्व एवं दीर्घ। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, छंद का पहला एवं तीसरा पाद कहा जाता है? तो देखिए अभी मैंने बताया कि विषम चरण ये कहे जाते हैं। और वैसे ही आपसे पूछ ले कि दूसरा और चौथा जो पाद होता है वो क्या कहे जाते हैं? तो वो कहता है समचरण। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चौपाई क्या होती है? तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते, मात्राएं होती है, वो कैसा कहता है जो चौपाई कही जाती है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है कि ऐसा, जैसे मैंने बताया कि आप इसमें 2 भी प्रश्न रखते हो, 3 भी रख सकते हो, 1 से भी काम चल जाता है। अगर आप संपूर्ण विषय वस्तु से रिलेटेड इसमें प्रश्न रखते हो तो 1 से भी काम चल जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें सभी छात्र कल चौपाई वह 2 में से एक एक उदाहरण लिखकर उसमें लघु एवं गुरु मात्राओं की गणना भी करें। अब इसमें बच्चा छंद भी समझ गया, चौपाई क्या होती है, दोहा क्या होता है, इनसे संबंधित उदाहरण भी लिखेगा, क्योंकि इनको डिटेल्स बता चुकी है कि इसमें सभी में 16 मात्राएं होती है और इसमें विषम में 13 होती है और सम में 11 मात्राएं होती है। तो ये ऐसा दोहा बच्चा लिख के लाएगा और उसमें मात्राओं की गणना भी करके लेके आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना जो कि छंद से रिलेटेड थी। और इसकी PDF है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। और ये हमारे WhatsApp नंबर है, इसके माध्यम से आपको अगर नई कोई पाठ्य योजना, वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजनाएँ अपलोड हैं, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी विषयों की लेसन प्लान मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको उनमें अगर वो लेसन प्लान नहीं मिलता है तो आप इन नंबरों पर विषय वस्तु के साथ अगर आप प्रकरण भेज देते हो तो उसके नेक्स्ट डे आपको पाठ्य योजना मिल जाती है। हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए बिना कहे, और लाइक कमेंट शेयर आप कर ही देते हो। तो दोस्तों ऐसे ही शेयर करते रहें। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।